आज हमारा लेक्चर 4 है ना। यस मैम। ओके, लास्ट क्लास में हमारे साथ कौन कौन थे? आयुष, आप थे और 2 स्टूडेंट्स थे ना। आज कितने लोग प्रेजेंट हैं? आयुषी, आयुष, प्रियांशी, शैली। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। यस मैम। आयुष, आप बता सकते हो न्यूक्लियस में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमारी एक और क्लास मिस हो गई मैम थी। न्यूक्लियस में हम लोग ने डिस्कस किया था न्यूक्लियस इनवेलप और न्यूक्लियर प्लाज्म के बारे में। और कैसा उसके होता है बाद न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब डबल लेयर होते हैं ना। यस मैम। और न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर पोर्स हो गए ये सारे, है ना। मटेरियल्स को ट्रांसफर में हेल्प अलाउ करते हैं। उसके बाद हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़े थे जिसमें 2 फेज थे, इंटरफेज और एम फेज। हाँ, ये न्यूक्लियोलस होता है। और एम फेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये क्या होता है? ये क्या पार्ट है? मैम ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, ओके। क्या होता है क्रोमैटिन फाइबर? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ओके। और कोई डिटेल कोई बता सकता है? और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्रोमैटिन फाइबर होता क्या है? क्रोमोसोम से बने होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जब जूम करके देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? यस मैम। यस मैम। ये इमेज देख पा रहे हो जो शेयर हो रहा है? नो मैम। चलो ठीक है। तो देखो, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है ना, ये लाइक इस टाइप का है। जब आप सेल के अंदर एक देख रहे हो तो इस टाइप का लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बट इसको एक्चुअली जब आप जूम करके देखोगे तो ये कैसा होता है? ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप्ड होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसे और जूम करके देखोगे तो कैसा दिखेगा? इस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड्स के रूप में दिखेगा, है ना। ये क्रोमोसोम्स होते हैं।
क्रोमोसोम से बने होते हैं फाइबर्स। इसके अंदर जब आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, डीएनए इस पे अरेंज होते हैं, डीएनए का अरेंजमेंट होता है इसके ऊपर। हमारा डीएनए कैसा दिखता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। डीएनए के बारे में पढ़ा है ना आपने। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो डीएनए के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना है आप लोगों को, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर ही हमारे डीएनए अरेंज होते हैं, और जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, है ना। यस मैम। ठीक है, इसके बारे में हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ी थी कि हमारे पास कौन कौन से फेजेस होते थे। इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और एम फेज होता क्या है, इंटरफेज में कौन कौन से होते हैं। इंटरफेज के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं ना, G1 S S और G2। G2 G1 का मतलब क्या है, गैप गैप फेज, और S फेज का मतलब सिंथेसिस। सिंथेसिस। तो क्या यहाँ पे क्या सिंथेसिस हो रही है S फेज में, एस फेज में हमारा डीएनए सिंथेसाइज होता है ना, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो देखो G1 फेज S G2, यहाँ पे जब सेल है, जो सेल होता है वो थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रो करता रहता है ना। तो क्या हो रहा है, सेल न्यूट्रिशन ले रहा है, फिर वो ग्रोथ कर रहा है साइज में, और मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होता है सेल थ्रू आउट द लाइफ, है ना। तो G1 फेज में वो क्या कर रहा है कि सिर्फ मेटाबोलाइज कर रहा है, मतलब कि न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है, साइज में ग्रो कर रहा है। और एस फेज में क्या हो रहा है, अपना डीएनए वो सिंथेसाइज कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो डीएनए सिंथेसाइज करता जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी सेल हमारा बड़ा हो रहा है साइज में, है ना। फिर एक टाइम आएगा जब सेल को डिवाइड होना होगा। तो जब सेल यहाँ G2 फेज में एंटर कर जाएगा, तब वो डिसाइड करेगा कि उसे डिवाइड होना है या नहीं होना है। जब अगर उसे डिवाइड होना है तब वो एम फेज में एंटर कर जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं डिवाइड होना है तो G0 फेज होता है, वहां पे एंटर कर जाएगा, ठीक है। इसे साइलेंट स्टेज कहते हैं। अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है तो वो G0 वाले फेज में चला जाएगा, और अगर डिवाइड करना है तो एम वाले फेज में जाएगा, ठीक है। फिर एम फेज जो होता है इसे माइटोसिस या मियोसिस फेज कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है आपको पता है, G0 हमारा क्या होता है, इनएक्टिव फेज होता है। माइटोसिस और मियोसिस क्या क्या डिफरेंसेस है इसके, किसमें कौन से सेल में माइटोसिस होती है, कौन से सेल में मियोसिस होती है, कोई आइडिया है आप लोगों को। अच्छा देखो मैं बताती हूँ, सेल साइकिल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल में हमने देखा कि 2 फेजेस हो रहे हैं, एक इंटरफेज हो रहा है और एक एम फेज हो रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इसे क्रोमैटिड कहते हैं, ठीक है। क्रोमैटिड कहते हैं। ये वाला जो आर्म होता है इसे पी आर्म बोलते हैं, और जो नीचे का होता है उसे क्यू आर्म बोलते हैं। यहाँ पे जिससे
ये दोनों डिफरेंशिएटेड होते हैं, उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जो कि स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने में हेल्प करती है। आपको पता है उस प्रोटीन कवरिंग का नाम क्या है? प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? जब हमारा क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है तो इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो दो आप देख पा रहे हो क्रोमैटिड्स, ये क्या होती हैं? इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? आयुषी, समझ रहे हो बच्चों आप लोग? ठीक है, अच्छा अब एक टर्म आता है डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड सेल। वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल क्या होता है? देखो हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल नंबर? 46 chromosomes. 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो कि पेयर में होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें 22 जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 जो होता है 1 पेयर वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, इसे हम एलोसोम भी बोलते हैं, है ना? तो डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं? जिनमें 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, मतलब 2n नंबर में होंगे, मतलब ये कंप्लीट 46 क्रोमोसोम जहां पे है तो वो डिप्लॉयड सेल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? सेल्स दैट कंटेन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और हैप्लॉइड क्या होंगे? हैप्लॉइड सेल्स हो जाएंगे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होगा। ह्यूमंस के अंदर हैप्लॉइड सेल कौन से होते हैं? ओवम एंड स्पर्म, है ना? आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉइड सेल्स के बारे में समझ में आया? क्या क्या होता है इसमें? कोई डाउट है यहाँ पे आपको? No, ma'am. ओके, ठीक है, तो देखो अब हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में देख लेते हैं। देखो माइटोसिस जो होता है ना वो सिर्फ हमारे जो ऑटोसोम्स हैं उनके अंदर होगा। मतलब जो 22 जो नॉर्मल सेल्स है हमारे बॉडी में वो ऑलमोस्ट पूरे टाइम हमेशा किसी ना किसी सेल में रेप्लिकेशन चलता ही रहता है ना, माइटोसिस चलती रहती है। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं जो ग्रो करते रहते हैं वो डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि कोई सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उनको रिपेयर करना होता है, तो कहीं ना कहीं माइटोसिस की प्रोसेस चलती रहती है। तो नॉर्मल सेल जो होते हैं उनमें माइटोसिस चलता रहता है, बट जो मियोसिस होता है जब हमें गैमेट फॉर्मेशन करना होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तभी सिर्फ मियोसिस की प्रोसेस चलती है। ठीक है, समझ रहे हो?
इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा जी, इंटरफेज होगा। इंटरफेज में क्या होगा, ये सारे जो होंगे वो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स बनाएंगे, है ना, रेप्लिकेशन होगा इनका, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स बना लिए, ठीक है। अभी क्या होगा, जब माइटोसिस होगी तो माइटोसिस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्टली लाइक पेरेंट सेल्स। जिस तरीके से हमारे पेरेंट सेल्स थे, सेम हमें उसी टाइप की कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो 2n सेल्स था, एग्जैक्टली हमें यहाँ पे भी 2n सेल्स ही मिलेंगे, ठीक है। ये माइटोसिस के अंदर हो रहा है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है। मियोसिस के अंदर क्या होगा, ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने रेप्लिकेशन किया इस तरीके से। रेप्लिकेशन के बाद इनका एक डिवीजन होगा, और यहाँ पे हमें इस तरीके से डिवाइड हो गए। फिर इनका एक और स्टेज में फर्दर डिवीजन होगा, और ये जो 2 क्रोमोसोम्स अभी हमें मिले, इससे हमें 4 क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। 4 सेल्स बनेंगे एक से, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर आप देख सकते हो, जो ये हमें 2n लिया था ना हमने सेल्स, यहाँ पे हैप्लॉइड फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स मिलते हैं, और टोटल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 2 मिलते हैं और इसमें 4 मिलते हैं मियोसिस में, समझ रहे हो। ये डायग्राम आप लोग को समझ में आया। देखो इसके डिफरेंसेस हम जब पढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या क्या डिफरेंसेस है आप लोग बता सकते हो। माइटोसिस किन किन सेल्स में होगा, कौन से सेल्स में होगा माइटोसिस, कोई आइडिया है किसी को। प्रियांशी, प्रियांशी, आयुष, कोई आइडिया किसी को है, माइटोसिस हमारे किन किन सेल्स में होता है। अभी मैंने आपको फर्स्ट अभी बताया भी था शुरुआत में। मिस 22 ऑटोसोम में। हाँ 22 ऑटोसोम्स में होते हैं, मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर सारे सेल्स में ही माइटोसिस हो रहा है। बस जो हमारे एलोसोम्स यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो सारे सेल्स नॉर्मली डिवाइड करते ही रहते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। और वैसे मैं सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट, अमीबा। एनिमल, हाँ एमीबा के अंदर भी माइटोसिस होती है, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म, सिर्फ वायरसेस को छोड़कर माइटोसिस सभी में होता है, ठीक है। वायरसेस में क्यों नहीं होता है, क्योंकि वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता ही नहीं है ना, वायरस के पास तो आरएनए होते हैं, ठीक है। और मियोसिस कहाँ कहाँ पे होती है, देखो मियोसिस प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में हो सकती है, ठीक है। बैक्टीरिया में क्यों नहीं होता है, देखो जो बैक्टीरिया है या ईस्ट है, इनका रिप्रोडक्शन का मेथड आपको पता होगा कि वो एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मियोसिस सिर्फ वहीं पे होगी, ठीक है। और जो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं वो माइटोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, समझ रहे हो बात।
occurs in all organisms except viruses. और meiosis क्या होती है? It occurs in plants, animals, fungi. अभी मैंने क्या बताया, आप लोग कोई बता सकता है ये वाला पॉइंट मुझे? आयुषी, आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? माइटोसिस होता है जिसमें अमीबा में, और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें। हाँ। और मियोसिस होता है जो नहीं, आपने गलत बोला। जो माइटोसिस होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं उनमें भी होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें भी होता है, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। आप यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ना कि इट अकर्स इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट वायरसेस, माइटोसिस, ठीक है। आप ऐसे समझो कि नॉर्मल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब में माइटोसिस चल रही है, ठीक है। हम ह्यूमंस के अंदर भी चल रही है, बट हमारा माइटोसिस का यूज क्या है कि हमारे नॉर्मल सेल्स जो बॉडी में जहां पे भी सेल्स हैं, जितने भी आप नॉर्मल सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे माइटोसिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सारे सेल्स ग्रो कर रहे हैं, है ना, ग्रो कर रहे हैं, फिर वो डैमेज हो जा रहे हैं, फिर इसलिए उनको थ्रू आउट द लाइफ उनको माइटोसिस करनी पड़ती है ताकि नए सेल्स प्रोड्यूस होते रहें, ठीक है। लेकिन मियोसिस कब होगी? मियोसिस तभी होगी जब गैमेट फॉर्मेशन करना होगा, है ना, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तब मियोसिस होगी, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइटोसिस में, जिससे आपने देखा इसमें एक सेल डिवीजन होता है, ठीक है, एक ही बार डिवाइड होते हैं सेल। सेल डिवीजन अकर्स, इसमें क्या होते हैं? दो बार डिवाइड होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? एक बार डिवाइड होते हैं जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे स्टेजेस होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 1 होती है एंड मियोसिस 2 होती है, ठीक है। इतना इसके अंदर डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि वैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज क्या होता है मैं आपको भी समझा देती हूँ। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अभी क्या होगा? ये इंटरफेज में है सपोज, ठीक है, इसलिए ये अभी क्या है, ये इनएक्टिव स्टेज में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया इसका, सारे क्रोमोसोम्स हैं। फिर क्या होगा कि इनका रेप्लिकेशन हुआ, इन्होंने सिस्टर क्रोमैटिड्स बना ली, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये धीरे धीरे ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लग जाएगा सबसे पहले, ठीक है, न्यूक्लियोकाइनेसिस जिसे बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना, ये प्रोफेज में है। इस तरीके से सभी अलाइन नहीं रहेंगे, इधर उधर फैले हुए रहेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा? मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में क्या होगा? ये सारे क्रोमोसोम्स एक साथ सेंटर पे, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, वहां पे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो टूट जाएगा, वो टूटकर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया, ठीक है। फिर
सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स जिसे बोलते हैं। ये क्या करेंगे, इनके पास स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। यहां से स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, ये मेटाफेज था। अभी एनाफेज में क्या होगा कि ये आपका जो सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है ना, अभी बताया था ये जो अटैच होते हैं दो क्रोमोसोम्स, ये सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। तो जो सेंट्रोमियर होता है ना, वो टूट जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो स्पिंडल फाइबर्स थे, इस तरीके से सबसे अटैच होते हैं। यहाँ जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, जहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, वहां से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको अपोजिट डायरेक्शंस में खींचने लग जाते हैं, और इस तरीके से वो टूट जाते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। ये देखो, हाफ हाफ में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। ये सेल के अंदर ऐसा हो गया, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। ये एनाफेज समझ में आ रहा है। एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स टूट गए, ठीक है, वो अपोजिट पोल्स की ओर चले गए। अब आएगा टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो गया था, वो वापस से रीअपियर होने लगेगा, ठीक है। ऐसे समझ लो। टेलोफेज इस तरीके से समझ लो, सेल्स अब डिवाइड होने वाले हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाएगा, एंड जो क्रोमोसोम्स हमारे नए बन गए थे, वो फिर से क्रोमैटिड्स के फॉर्म में आ जाएंगे। फाइनली इनका डिवीजन हो गया, ठीक है। अभी ये क्या है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, मतलब सेल डिवीजन। यहाँ से फाइनली ये पिंच्ड ऑफ हो जाएंगे इस तरीके से, और हमारे पास दो सेल्स बन जाएंगे, है ना, जिनमें नए क्रोमोसोम्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्टेजेस समझ में आया आपको, किस तरीके से माइटोसिस हुआ। प्रियांशी, ये क्लियर है माइटोसिस। प्रियांशी आप बोल सकते हो। शैली, हेलो गाइस, आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करो। यस मैम। सारे स्टेजेस क्लियर हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इन सब में। मैम मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया उस टाइम पे ना। इस पीछे से बैकग्राउंड की साउंड आ रही है थोड़ा। हाँ, ये मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। वहां पे क्या हो रही है, अभी सारे जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो गया है ना। ये आप जो सेंटर पे प्लेट देख पा रहे हो, सारे एक साथ यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर्स उनसे आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम।
ओके, देन एनाफेज में क्या होगा, उनका अपोजिट डायरेक्शन में वो खींचेंगे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, एंड देन फाइनली वो टूट जाएंगे और फिर क्या होगा, नए क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो टेलोफेज में सेल डिवीजन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, जहां पे 2 नए सेल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली जो होंगे ये पेरेंट सेल की तरह होंगे, ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। माइटोसिस की खासियत यही होती है कि जो डॉटर सेल्स होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट सेल्स की तरह ही होते हैं ना, सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम लाइक पेरेंट्स होती है, ठीक है। तो हमारा थर्ड डिफरेंस यहीं से आ जाएगा। क्या हो जाएगा थर्ड डिफरेंस की जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी, डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, वो आइडेंटिकल होंगी, बट इसमें मियोसिस में कैसी होंगी डॉटर सेल्स, वो डिफरेंट हो जाएंगी। वहां पे क्या होता है ना, मियोसिस में देखो, मियोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही हूँ, जो मियोसिस वाली प्रोसेस होती है इसके अंदर 2 होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। अब इसके अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं, लाइक प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है, और इसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इस तरीके से टेलोफेज 2 तक चलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी माइटोसिस प्रोफेज 1 जो होता है इसके अंदर भी 5 सब स्टेजेस होती हैं, 5 सब स्टेजेस होती हैं। आप लोग को इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट एक ओवरव्यू में बता रही हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब जो हमारी डॉटर सेल्स होती हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो इसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो 5 स्टेजेस होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो इस तरीके से क्रोमोसोम्स रहते हैं हमारे, ये क्रोमोसोम्स है ना, ये क्या करते हैं, ये दूसरा क्रोमोसोम आकर इससे क्रॉसिंग ओवर कर लेता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम था, ये मान लो दूसरा क्रोमोसोम आकर यहाँ पे, ये देख रहे हो ये पार्ट क्या हो रही है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है क्रोमोसोम्स का। मतलब मान लो एक सेल हमारे पास फीमेल से आया था, एक सेल हमारे पास मेल से आया था, ठीक है, दोनों के अलग अलग क्रोमोसोम्स थे। अब वो यहाँ पे आकर क्या हुआ, इन लोगों ने यहाँ ऑलमोस्ट जाइगोटिन वाली स्टेज में ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो क्या होगा, जो हमारे पास नए क्रोमोसोम्स फॉर्म भी होंगे तो इसके अंदर दोनों की क्वालिटी होगी, है ना, फीमेल और मेल दोनों की क्वालिटी आ जाएगी क्रॉसिंग ओवर की वजह से। समझ रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. तो बस इतना थोड़ा सा मुझे बताना था कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाने की वजह से क्या होता है, जो हमारी डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनर के अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं। पर जो माइटोसिस होता है उसके अंदर कोई ऐसा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। बस देखो नॉर्मल साइकिल चलती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं बिल्कुल एक ही पेरेंट से आ रहा है, वो तो सिर्फ है ना, सिर्फ एक क्रोमोसोम है, उसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो कॉपीज बनती हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है आप लोग को? देखो Yes, फोर्थ डिफरेंस आप लिख सकते हो कि ये क्यों होता है माइटोसिस,
मेनली occurs for ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है, ठीक है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है। यहाँ पे ये क्यों होता है? This occurs for gamete formation, ठीक है, ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। हमें इसमें कैसे सेल्स मिलते हैं? हमने डिप्लॉयड सेल लिया था तो हमें वापस से डिप्लॉयड ही मिल रहे थे, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने डिप्लॉयड सेल लिया था, हमें कैसे मिल रहे थे? हैप्लॉयड मिल रहे थे, ठीक है। यहाँ 2n से 2n ही मिल रहे थे, बट यहाँ पे 2n से हमें n मिल रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है सेल साइकिल के अंदर? ये हमारा सेल साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है? देखो, अब हम आगे सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे पास, हमारे सेल के अंदर? कौन कौन से होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स? शैली आप बताओ। शैली, टेल मी, name the cell organelles present in our cells. Yes, ma'am. Can you please name the cell organelles which are present in our cell? कौन कौन से होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स? सेल के अंदर क्या क्या होता है? अभी आप पहले सेल के अंदर क्या क्या होता है आप बताओ। सपोज ये एक सेल है, इसके अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ठीक है। हाँ, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। लाइसोसोम, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो फ्लूइड हो गया, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर ही साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ठीक है। फ्लोट करते रहते हैं उसके अंदर। सेंट्रियोल्स होते हैं, हाँ। सेंट्रियोल्स कौन से में होते हैं, एनिमल में कि प्लांट में? एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं सेंट्रियोल्स? क्या क्या करते हैं सेंट्रियोल्स? अभी बताया था हमने, जस्ट सेल साइकिल में पढ़ा था सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर का जनरेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो हमने सेल साइकिल पढ़ी थी ना, तो अपोजिट पोल्स पे आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये दो जो होते हैं ये सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। और ये एक साथ मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं, है ना। सेंट्रोसोम कहते हैं इसे, ठीक है। सेंट्रोसोम किसका बना होता है? सेंट्रियोल का, ठीक है। सेंट्रियोल, हाँ। और जो सेंट्रियोल होता है वो एक प्रोटीन से बना हुआ होता है। आप नाम बता सकते हो उस प्रोटीन का? उसे हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रोटीन से सेंट्रियोल बना होता है। अच्छा, और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं?
गोल्गी apparatus। कैसे? हाँ, गोल्जी एपरेटस होता है। हाँ, न्यूक्लियस से ही जस्ट निकलता है एक सेल ऑर्गेनेल। इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये कौन सा होता है? ये होता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? हाँ बताऊंगी एक एक करके। अभी अभी आपको ये समझ में आ रहा है सेल का सिस्टम की किस तरीके से होता है? ये सेल ऑर्गेनेल्स हो गए सारे। ठीक है, प्लास्टिड। प्लास्टिक और कोई सेल ऑर्गेनेल होता है? वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो, अच्छा, जब हम हमारे जो सेल है, सेल से अगर हम न्यूक्लियस को निकाल देंगे तो जो साइटोप्लाज्म वाला हमारा पार्ट है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ठीक है, और अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स को भी निकाल दें तो क्या बच जाता है? तो क्या कहते हैं उस फ्लूइड को जब सेल ऑर्गेनेल्स पे निकाल दे? तो उसे साइटोसोल कहते हैं, है ना? ये आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया था। ठीक है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, अगर सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया जाए तो सिर्फ साइटोसोल बचेगा, है ना? देखो, अब हम एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग को थोड़ा आइडिया है क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अभी जैसे मैंने ऊपर डायग्राम में बताया था, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है। एक सेकेंड, अब वेट करना। हाँ, हो गया, हो गया, मिल गया। अरे उधर ही है, मतलब मेरा लैपटॉप भी नहीं आती अभी तक। हेलो। यस मैम। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, सपोज ये न्यूक्लियस है। अभी क्या होता है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, यहीं से ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जनरेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से एक एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। ठीक है, ये तीन तरीके से हो सकते हैं, इनके तीन स्ट्रक्चर होते हैं।
फर्स्ट ये आप देख रहे हो जो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है ना इनका, इनको क्या बोलते हैं? इन्हें हम सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये ट्यूबुलर फॉर्म होता है, ट्यूब्यूल्स। और तीसरा कैसा होता है? इस तरीके का वेसिकल फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके 3 फॉर्म होते हैं, क्या क्या होता है? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर समझ में आया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में सारे सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्शन आप जानते हो कहाँ पे नहीं होती है? एक्सेप्शन क्या है, कहाँ पे नहीं होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आरबीसी और गैमेट सेल्स में नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है आरबीसीज में? किसी को पता है क्यों नहीं होती है? आयुषी? नो मैम। आयुष ने क्लास लिख, ओके, अच्छा ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो कि आरबीसीज में क्यों नहीं प्रेजेंट होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसका आंसर फाइंड आउट करके लाना, ठीक है। सारे बच्चे नोट कर लो ये क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? दो टाइप के होते हैं, क्या क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? क्या होता है इसमें स्मूथ में और रफ में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स, है ना, जिनकी वजह से वो रफ स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, ठीक है। किस तरीके से होते हैं? इनके ऊपर सपोज ये छोटे छोटे इस टाइप के ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो सिस्टर्नल फॉर्म में रह सकते हैं, वेसिकल के फॉर्म में रह सकते हैं मोस्टली, मतलब मेजर जो परसेंटेज होता है इनका यही होता है, ठीक है। और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ज्यादातर हमें ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दिखाई देते हैं, मतलब उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स नहीं होंगे तो फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा? तो वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन की जगह लिपिड या दूसरे प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? यस मैम।
देखो हम इनके फंक्शंस को नोट डाउन करते हैं। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या क्या फंक्शन होंगे इनके? जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये क्या करेगा? सिंथेसाइज एंड प्रोसेस व्हाट? क्या सिंथेसाइज करेंगे? प्रोटीन, है ना? प्रोटीन बनाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन किस फॉर्म में हो सकते हैं? कि एंजाइम्स के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, है ना? सबसे ज्यादा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे लिवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हिपैटोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करेगा? वो क्या बनाएगा? अभी बताया था मैंने आपको, फैट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, है ना, लिपिड्स। ठीक है, जैसे कि हॉर्मोन्स, समझ रहे हो? सेकंड फंक्शन इनका क्या हो सकता है? ये डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, हमारे सेल्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं। ठीक है, डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं? हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं? लिवर सेल्स होते हैं ना। ठीक है, इनका और भी फंक्शन हो सकता है। सबसे जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बायोजेनेसिस शो करते हैं। बायोजेनेसिस क्या होती है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा था। किन किन चीजों से बना होता है? लिपिड, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। इन्हीं चीजों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये क्या करेंगे? ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा है ना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आप देख रहे हो कि ये न्यूक्लियस से निकल रहा है। ठीक है, और फाइनली ये कहाँ पे एंड होता है? ये आपके
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही एंड होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक रहता है, मतलब यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फाइनली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बन रहा होता है। ठीक है, समझ रहे हो तब? आयुषी, प्रियांशी, आप समझ रहे हो ना? यस मैम। ओके ठीक है, तो आप जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि वो आरबीसी में क्यों एब्सेंट रहता है ये आप पता करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।